अब खबरें विस्तार से। क्या आप जानते हैं कि घरेलू और व्यावसायिक कामकाज के लिए उपयोग में ली जाने वाली बिजली की कितनी बड़ी कीमत जनता को पर्यावरण प्रदूषण के रूप में चुकानी पड़ रही है। कोरबा और इसके नज़दीक 2 जिलों में 30 बिजली घर संचालित हो रहे हैं। यहाँ बिजली बनाने के लिए कोयला की खपत के बाद अपशिष्ट के रूप में निकलने वाली राख जन स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। हर रोज 1.5 लाख मीट्रिक टन राखड़ का परिवहन अपने आप में चुनौती भरा काम है और लोगों को परेशान करने का एक बड़ा कारण। हैरानी की बात यह है कि राख परिवहन की प्रक्रिया परिवहन विभाग की गाइडलाइन को ठेंगा दिखाने के अंदाज में काम कर रही है। सर्वसम्मत तथ्य यही है कि जहां पर भी विकास होता है उस क्षेत्र को इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ती है। चाहे इसके लिए जंगल काटे जाएं, बस्तियां उजाड़ी जाएं, जन भावनाओं को कुचला जाए अथवा सरकारी नियम कायदों की धज्जियां ही क्यों न उड़ाई जाए। इस तरह की तस्वीर कोई 1-2 वर्ष से अधिक लंबे समय से औद्योगिक जिले कोरबा और आसपास में बनी हुई है। समय के साथ बढ़ता औद्योगिकीकरण और दुष्प्रभाव मौजूदा समस्याओं के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार माने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ देश की ऊर्जा की जरूरत पूरा करने के लिए कोरबा और नजदीकी जिलों में बड़े पैमाने पर बिजली घरों की स्थापना कर दी गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारक रहा कोयला और पानी की उपलब्धता के साथ साथ मानव संसाधन। राज्य, केंद्र और निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित किए गए बिजली संयंत्रों ने निःसंदेह बड़े हिस्से की जरूरत पूरी की और आज भी इस काम में जुटे हुए हैं। लेकिन इनके द्वारा बिजली उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कोयला और उससे निकलने वाली राख नागरिकों व पर्यावरण के लिए चिंताजनक बनी हुई है। इसी समस्या पर एनजीटी ट्रिब्यूनल में लड़ाई लड़ने वाले कोरबा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राम अवतार अग्रवाल बताते हैं कि लगातार निकलने वाली राख और उसके परिवहन को लेकर एक बड़ी समस्या सामने है। एक वर्ष में बिजली घरों से 45 लाख टन राख का उत्सर्जन अपने आप में समस्या है। रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिला राखड़ से बुरी तरह से प्रभावित है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी उपक्रमों के लगभग 30 पावर प्लांट्स हैं। इसमें 25,720 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और उसी में बताए गए आंकड़े के अनुसार लगभग 110 मिलियन टन कोयला प्रतिवर्ष लगता है और इस कोयले के खपत के कारण करीब 45 मिलियन टन राखड़ प्रतिवर्ष निकलती है। और अगर इसकी गणना की जाए तो 300 कार्य दिवस की गणना कर अगर उसको 300 दिवस में बांटा जाए तो प्रतिदिन करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन राखड़ का परिवहन पूरे छत्तीसगढ़ में होता है। और 1.5 लाख टन राखड़ परिवहन करने के लिए करीब 7,500 ट्रक राखड़ प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। और कमोवेश कोरबा में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में भी यही हालत है। पूरे खुले ट्रकों से राखड़ परिवहन किया जा रहा है। आज के दौर में बिजली सभी को चाहिए, ऐसे में प्लांट तो जरूरी ही है और वहाँ बिजली बनेगी तो राख भी निकलेगी। तमाम तरह की समस्याओं को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पर्यावरण विभाग ने राख परिवहन के लिए कई प्रकार के नियम बनाए। गाइडलाइंस के अनुसार कोरबा तो क्या देश के किसी भी हिस्से में खुले वाहन से राख का परिवहन नहीं किया जा सकता, लेकिन हर कहीं इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राखड़ परिवहन को लेकर के केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय के स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई गई हैं। अब वो जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई हैं। और गाइडलाइंस बनाने का तात्पर्य है, उसका मतलब यह है कि राखड़ परिवहन से कम प्रदूषण फैले। लेकिन कोरबा में जो राखड़ परिवहन हो रहा है उस पर गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। कई बार पत्राचार करने, अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद लगातार अभी भी जारी है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई है राखड़ परिवहन को लेकर के, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राखड़ का
परिवहन किसी भी सूरत में खुली ट्रक से नहीं किया जाना चाहिए। खुली ट्रक से अर्थ ये है कि तिरपाल ढक करके भी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो ये हालत है कि सारी की सारी 100% राखड़ की ढुलाई तिरपाल ढक करके की जा रही है। उसमें भी स्थिति ये है कि आधे ट्रक तो फटे हुए तिरपाल लगा के रखते हैं, कुछ में आधे ढक करके रखते हैं। और रात में तो ये स्थिति है कि अधिकांश जो गाड़ियां हैं राखड़ जो परिवहन करती है बिना तिरपाल की परिवहन करती हैं। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार राखड़ का परिवहन केवल टैंकर्स, बल्कर्स या मैकेनिकली डिजाइंड कवर ट्रक से किया जाना है। इस संबंध में मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है कि इससे पहले जो सरकार थी उसके संरक्षण में इस तरह से गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए राखड़ का परिवहन कराया जा रहा था, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और कोरबा की जनता इससे परेशान है। जनता और उसके हित से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले राम अवतार अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार के पर्यावरण मंत्री से इस विषय पर बात की जाएगी ताकि पर्यावरण प्रदूषण कुछ तो कम हो। अब हम इसके लिए आगे प्रयास करेंगे। जो अभी नई सरकार बनी है, मंत्रिमंडल बन जाएगा तो जिसको भी पर्यावरण विभाग मिलेगा उस मंत्री को अवगत कराया जाएगा और इसको रोकने के लिए प्रयास कराए जाएंगे। बिजली सेक्टर में काम करने वाले जानकारों ने बताया कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला को जलाने के बाद उसमें से 2 प्रकार के उप उत्पाद उत्पन्न होते हैं, फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश, जिन्हें कोयला राख कहा जाता है। बिजली उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान नीचे की राख भट्ठी के तल पर एकत्र हो जाती है, जबकि हल्की फ्लाई ऐश जो ऊपर की ओर उड़ती है अवक्षेपक या फिल्टर द्वारा एकत्र की जाती है। टी फ्लाई ऐश के घटक उपयोग किए गए कोयला खनिज पर निर्भर करते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें बड़ी मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। साथ ही अन्य तत्वों की सांद्रता भी होती है, जैसे आर्सेनिक, पारा, सीसा, कोबाल्ट, मैग्नीज आदि। इन सभी कारणों से जोर दिया जा रहा है कि बिजली घरों से निकलने वाली फ्लाई ऐश को 100% उपयोग में ले लिया जाए ताकि उसकी वजह से होने वाले खतरों को कम किया जा सके। पिछले कई वर्षों से प्रशासन के द्वारा ली जाने वाली बैठक में इस बात पर जोर जरूर दिया जा रहा है, लेकिन नतीजा क्या कुछ है किसी से छिपा नहीं है। हर कोई प्रतीक्षा कर रहा है कि आखिर कब इस जहरीली समस्या से पीछा छूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।